हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विन इन लाइफ विद मुक्ता। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं, बैंक क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट क्या होती है, राष्ट्रीय किसान विकास पत्र क्या होते हैं, जीवन बीमा, ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम प्रोविडेंट फंड स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं और इनकी क्या उपयोगिता होती है तथा ये कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है, इनके प्रकार आते हैं कि प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोविडेंट फंड जो होते हैं प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है जर्नल प्रोविडेंट फंड। जर्नल प्रोविडेंट फंड को क्या कहा जाता है, शॉर्ट में जीपीएफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम कह सकते हैं पीपीएफ भी कहते हैं। थर्ड आता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जिसको ईपीएफ कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये 3 प्रोविडेंट फंड होते हैं। आगे इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो आता है वह आता है जर्नल प्रोविडेंट फंड। तो ये क्या होता है, भविष्य निधि योजना सरकारी नौकरी करने वालों की बचत योजना है। यानी कि जर्नल प्रोविडेंट फंड को क्या बोला जाता है, भविष्य निधि योजना भी बोला जाता है। और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हीं के लिए ये बचत योजना होती है। यानी कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है उसी का जीपीएफ अकाउंट खुलवाया जाता है और वही इसके अंतर्गत बचत कर सकता है। इसके अंतर्गत प्रति माह नियमानुसार कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित धनराशि काटकर उसके खाते में जमा कर दी जाती है। जो व्यक्ति का जीपीएफ अकाउंट होता है उसमें प्रति माह जो उसको वेतन मिलता है उसमें से नियम अनुसार, यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं कि 10% काटना है, 5% काटना है, 2% काटना है, कितना पैसा उसमें से काटना है उसके वेतन में से, तो उतना वेतन में से पैसा काट कर उसके जीपीएफ अकाउंट में डाल दिया जाता है या जमा कर दिया जाता है। इसके जमा राशि पर उसे एक निश्चित ब्याज की धनराशि प्राप्त होती है। उनके जीपीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा होता है उस पर उन्हें ब्याज भी प्राप्त होता है। ओके, साथ ही इसमें आयकर में भी छूट प्राप्त होती है। यानी कि जीपीएफ में जितना भी पैसा होगा उस पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी आयकर नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इसमें जीपीएफ में जीपीएफ एडवांस फीचर होता है। यानी कि इसमें एडवांस फीचर की एक सुविधा भी होती है जो कि एक ब्याज रहित लोन है। यानी कि जिसमें बिना ब्याज के हमें क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अपने जीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं तथा इस पैसे को नियमित मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, व्यक्ति का जो जीपीएफ अकाउंट होता है अगर उसे आवश्यकता है तो वह अपने जीपीएफ अकाउंट में से पैसे निकाल सकता है और उसको इस पे कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। क्योंकि अगर हम किसी अन्य बैंक से लोन लेते हैं तो उस पे हमें ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है जिसका जीपीएफ अकाउंट है और वह अपने जीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालता है तो उसे उस पर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर वह पैसा निकाल सकता है। तथा और क्या करता है, साथ ही वह क्या करेगा, नियमित मासिक किस्तों में चुका सकता है। यानी कि वो अपनी किस्तें बंधवा लेगा कि हर महीने उसे कितना पैसा इसमें बैंक में जमा करना है, अपना जो इसका जीपीएफ अकाउंट है मैं उससे जमा करना है। ओके, इस पर जीपीएफ एडवांस कैश पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। जैसे अभी पढ़ा कि व्यक्ति को इस पर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार कितनी बार भी जीपीएफ एडवांस लिया जा सकता है। जब भी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो वह 1 बार, 2 बार, 3 बार, अर्थात जितनी बार उसे आवश्यकता होगी वह उसमें से पैसे निकाल सकता है और फिर उसमें जमा कर सकता है। इस खाते में जमा किया हुआ धन ब्याज सहित कर्मचारी को रिटायरमेंट के पश्चात दे दिया जाता है। अर्थात जब व्यक्ति रिटायर होता है, उसका सेवा काल पूरा हो जाता है, उसकी नौकरी पूरी हो जाती है, तो जितना भी धन जीपीएफ अकाउंट में होता है ब्याज के सहित, जितना भी उसका पर ब्याज बना होता है, दोनों ही उसको दे दिए जाते हैं। यदि कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है
तो इस योजना का जमा धन उसके द्वारा दिए गए नॉमिनी को दे दिया जाता है। यदि कोई भी कर्मचारी है जिसकी नौकरी पूरी नहीं हुई है और बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसने अपने इस जमा धन में यानी कि अपने इस अकाउंट में जिसको भी नॉमिनी बनाया होगा, अपना उत्तराधिकारी बनाया होगा, उसको ये पूरा धन दे दिया जाता है और उसके बाद में जीपीएफ अकाउंट बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं वह व्यक्ति भी जनरल प्रोविडेंट फंड के तहत अपनी बचत कर सकते हैं, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, जो भी स्कीम्स पढ़ रहे हैं, वे बचत योजनाओं के अंतर्गत आने वाली पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि सार्वजनिक भविष्य निधि योजना। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अब इसमें ये पढ़ेंगे हम। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, पीपीएफ भी कहा जाता है। पीपीएफ सरकार की एक लघु बचत योजना है। पीपीएफ खाता किसी भी बैंक या डाकघर में खुलवाया जा सकता है। आप पीपीएफ का जो अकाउंट होता है उसे डाकघर में भी खुलवा सकते हैं और बैंक में भी खुलवा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा यह योजना 1972-73 में शुरू की गई थी। तो भारत सरकार के द्वारा ये 72 और 73 के बीच में ये योजना शुरू की गई थी। यह अकाउंट किसी भी कर्मचारी का हो सकता है, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो। जो पीपीएफ अकाउंट होता है वह सरकारी नौकरी करने वाला भी खुलवा सकता है और प्राइवेट नौकरी करने वाला भी खुलवा सकता है, जबकि हमारा जो जीपीएफ प्रोविडेंट फंड होता है वह केवल किसके लिए होता था, वह होता है सरकारी नौकरी करने वालों के लिए। ठीक है, बल्कि प्रोविडेंट फंड कर्मचारी तक सीमित नहीं है, देश का कोई भी नागरिक इसे खुलवा सकता है। यानी कि सरकारी नौकरी करने वाले भी खुलवा सकते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले भी खुलवा सकते हैं, या अन्य व्यक्ति भी खुलवा सकते हैं जिनको अपनी बचत करनी है। यह एक प्रकार का सेविंग कम टैक्स सेविंग अकाउंट है। यानी कि ये जो अकाउंट है सेविंग कम टैक्स, जिस पे हम क्या करते हैं, अपना जो टैक्स बचाने के लिए सेविंग करते हैं, तो ये इस प्रकार का एक क्या है, अकाउंट है। इसमें होने वाला डिपॉजिट टैक्स फ्री होता है। यानी कि इसमें जितना भी हम पैसा जमा करते हैं उस पे हमें किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं देना पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई हमें आयकर नहीं देना पड़ता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, डिपॉजिट टैक्स फ्री होता है। यानी कि जितना भी धन इसके अंदर होगा, हमारे इस अकाउंट में होगा, वह आयकर मुक्त होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसे पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। यानी कि इस अकाउंट में पीपीएफ में जितना हमारा पैसा होगा उसमें जो हमें ब्याज मिलेगा उस पैसे पर, या जो मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तब जो पैसा मिलेगा उस पर भी किसी प्रकार का कोई क्या नहीं लगेगा, आयकर या टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पीपीएफ मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। यानी कि एक बार में आप 15 साल के लिए क्या कर सकते हैं, पीपीएफ में अपना धन जमा कर सकते हैं। इसमें सालाना 500 रुपये के न्यूनतम निवेश से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। कम से कम इसमें पीपीएफ अकाउंट में आपको कम से कम 500 रुपये जमा करने होते हैं और अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। उससे अधिक आप इसमें पीपीएफ में नहीं जमा कर सकते हैं। इस खाते में जमा की गई रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आयकर में कटौती का लाभ मिलता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो ये पीपीएफ अकाउंट होता है, इसमें जितना भी जो धन होता है उस पे हमें किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है, यह अधिनियम धारा 86 के तहत आता है और आयकर में कटौती होती है। यानी कि कोई भी हमें आयकर यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो हम टैक्स देने से बच जाते हैं। इसका ये क्या होता है, लाभ होता है। अप्रैल से जून तिमाही 2020-21 के लिए इस पर आपको 7.10% ब्याज मिलेगा। यानी कि जो 2020 और 21 का वर्ष था, इसमें जो ब्याज दर थी वह कितनी थी, वह थी 7.10% थी। तो इतना क्या मिल रहा था 2020 और 21 में
7.10% हमें इस पर ब्याज मिल रहा था। तो इस तरह से हमारा जो पीपीएफ अकाउंट होता है वह भी एक सेविंग करने का योजना है। उसके तहत भी हम पैसे जमा करके 500 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक हम उसमें पैसे जमा कर सकते हैं और उस पर हमें ब्याज भी मिलता है और साथ ही साथ उस पर हमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और इस पीपीएफ अकाउंट को जो है कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी करता हो या उसका कोई बिजनेस हो, कोई भी इसे खुलवा सकता है। जबकि जो जीपीएफ था उसको केवल जो सरकारी नौकरी करते थे उनके लिए वो है। ओके, नेक्स्ट जो आता है वह आता है इसमें ईपीएफ। ईपीएफ की फुल फॉर्म जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है। तो इसमें क्या होता है, ईपीएफ एक निवेश योजना है, यानी कि पैसा निवेश करने की एक योजना है जो हर नौकरी पेशा कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए अनिवार्य होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी ईपीएफ खाता धारकों के अंशदान का रखरखाव करता है। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है वह ईपीएफ खाता जो होते हैं इनका रखरखाव करता है, यानी कि इनका पूरा जो मैनेजमेंट होता है वह करता है। ईपीएफ सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, यानी कि जो सरकारी जॉब करते हैं उन वे भी इसको कर सकते हैं, जो सरकारी नहीं करते हैं प्राइवेट जॉब करते हैं कर्मचारी उनके वो भी इसको खुलवा सकते हैं, यानी उनके लिए भी अनिवार्य ही है, खुलवा नहीं सकते क्योंकि इसमें दिया गया है ये सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रकार की अनिवार्य योजना है। नेक्स्ट जो आता है, नियमों के मुताबिक जिस कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उसका पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में होना अनिवार्य होता है। जितनी भी कंपनियां होती हैं अगर उसमें 20 से अधिक कर्मचारी यानी कि काम करने वाले लोग 20 से अधिक हैं तो उनको अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहाँ? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंदर उसको अपना पंजीकरण कराना होगा ही। ईपीएफ अंशदान को लेकर भी नियम है, यानी कि ईपीएफ को लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं। किसी भी कर्मचारी के वेतन से 12% की राशि अंशदान कटता है, यानी कि किसी भी कर्मचारी को जो वेतन मिलता है उसका कितना परसेंट? 12% कटता है इसमें। और इतना ही, यानी कि 12% कहाँ से कटता है? कंपनी की तरफ से अंशदान दिया जाता है, यानी कि 12% तो कर्मचारी के वेतन में से कट गया और 12% ही कंपनी की तरफ से दिया गया है। अब इसमें से जो 12% राशि कटती है वह ईपीएफ खाते में चली जाती है, यानी कि जो वेतन व्यक्ति का वेतन में से 12% कटा था वह तो डायरेक्ट कहाँ जमा हो जाता है? ईपीएफ खाते के अंतर्गत जमा हो जाता है उसके अंदर। जबकि कंपनी की तरफ से 12% राशि कटती है उसमें से 3.67% राशि ईपीएफ खाते में चली जाती है, यानी कि कंपनी की तरफ से जो 12% निर्धारित की गई है उसमें से 3.67% राशि कहाँ जमा होगी? ईपीएफ के खाते में जमा हो जाएगी और बाकी की 8.33% राशि जो होती है वह कहाँ जमा होती है? कर्मचारी पेंशन स्कीम में चली जाती है। तो कुल मिलाकर जो अंशदान मिलता है वह कितना मिलता है? वह 12% का अंशदान किसी भी कर्मचारी को इसके अंतर्गत मिल जाता है। ओके, तो कहने का तात्पर्य यही है, ईपीएफ में क्या होता है? 12% जो कटता है वह कर्मचारी के वेतन में से कटता है, 12% ही कंपनी अपनी तरफ से देती है। लेकिन जब कंपनी अपनी तरफ से दे रही है वह उसमें से केवल 3.67% तो कहाँ जमा हो जाता है? उसके ईपीएफ अकाउंट में हो जाता है, जिसमें उसका पूरा 12% जमा हो रहा था। और जो बचता है 8.33% वह कहाँ जमा हो जाता है? वह कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा हो जाता है। तो टोटल कुल मिलाकर जो अंशदान हो जाता है उसका 24% मिलता है। ओके, और इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो आता है वह आता है कि ईपीएफ और ईपीएस में अंतर है, यानी कि एक ईपीएफ होता है और एक ईपीएस होता है। ईपीएफ तो हमने अभी पढ़ा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, और ईपीएस क्या होता है? एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम इसको बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? क्योंकि ऊपर अभी हमने पढ़ा है ना कि ईपीएस जो ये है कर्मचारी
पेंशन स्कीम, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है EPS, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ओके, तो EPF और EPS में अंतर क्या होता है? क्योंकि जो कंपनी होती है 12% देती है, उसमें से 3.67% तो कहाँ जमा होता है? EPF में जमा होता है, और 8.33% जो जमा होता है वह EPS में जमा होता है। इसीलिए हमें EPF और EPS दोनों के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या होते हैं। EPF और EPS में अंतर समझना ज़रूरी है। EPF आपके अंशदान का वह हिस्सा है जो आप नौकरी के दौरान या फिर नौकरी के बाद पूरी तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वह आता है EPF। तो EPF क्या है हमारा? EPF वह अंशदान है। अंशदान यानी कि वो पैसा है जो हम नौकरी के दौरान, यानी कि जब हम जॉब कर रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हम तब भी निकाल सकते हैं, और हमारी जॉब पूरी हो गई है और उसके बाद भी हम निकाल सकते हैं। कौन सा पैसा? जो हमारे EPF अकाउंट में जमा है। ठीक है। जबकि EPS की राशि कर्मचारी की पेंशन होती है, यानी कि EPS में जो पैसा जमा होता है वह क्या होती है? कर्मचारी की पेंशन होती है, जो उसको कब मिलती है? उसको नौकरी पूरी होने के पश्चात मिलती है। यदि कर्मचारी अपनी नौकरी के 10 वर्ष पूरे कर चुका है तो वह EPF की राशि निकाल सकता है। यानी कि अगर नौकरी करते हुए किसी व्यक्ति को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं तो वह किस में से पैसे निकाल सकता है? वह अपने EPF में से पैसे निकाल सकता है, इसमें से पैसे निकाल सकता है, लेकिन पेंशन की राशि नहीं निकाल सकता। लेकिन जो धन EPS में जमा होता है वह धन वह नहीं निकाल सकता है। पेंशन की राशि 58 साल की उम्र के बाद ही मिलती है, जब व्यक्ति क्या होता है? रिटायर होता है। ये मासिक पेंशन के रूप में रिटायर व्यक्ति को मिलती है, यानी कि रिटायर होने के बाद पेंशन के रूप में मासिक धनराशि मिलती है, उसी को हम पेंशन बोलते हैं। ओके, तो ये कौन सी होती है? ये होती है EPS। EPS की फुल फॉर्म क्या है? EPS की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये कुछ योजनाएं हैं जो कुछ एक सरकारी नौकरी करने वालों के लिए है, बाकी EPF जो है और PPF जो है वो सरकारी या गैर सरकारी जो भी जॉब करने वाले व्यक्ति हैं दोनों के लिए हैं, और इनके तहत व्यक्ति अपनी बचत कर सकता है तथा अपने पैसे बचा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सभी बच्चे जितने भी तीनों प्रोविडेंट फंड को अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे।